गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का हमने जो आर्टिकल पिक किया है उसमें बात की गई है चेंज इन द बिल्स ऑफ द वर्क लेबर लॉज, राइट। तो देखते हैं कि यहाँ पे राइटर क्या लेबर लॉज में जो चेंजेस हुए हैं या न्यू एडिशंस हुई हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या बात करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है हेस्ट। हेस्ट वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं और इसका मतलब होता है कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया जाए, ठीक है। हरी जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। हेस्टी भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो हेस्टी बना ही इसी वर्ड से है, क्योंकि वाई लग जाता है हेस्टी में तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हेस्ट की, तो हेस्ट अपने आप में एक नाउन होता है, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन एक कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का, जिसे बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में किया गया काम जो है वो खराब होता है, तो उसकी इंग्लिश होती है हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो यहाँ पे हेस्ट का मतलब क्या हो गया, जल्दबाजी, ठीक है। नाउन की तरह एक्ट कर रहा है ये। नेक्स्ट आता है वर्ड डेलिब्रेशन। ये वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। डेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है, कुछ सोच विचार करना। तो डेलिब्रेट करना वर्ब हो गया, जिसका मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि इसका मतलब होता है सोच विचार करना। तो क्योंकि आई ओ एन लग गया, तो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार कि आई ओ एन की वजह से ये चीज़ क्या बन जाएगी, नाउन। तो डेलिब्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी विचार विमर्श करना या थॉट रखना। बस फर्क इतना है कि डेलिब्रेट एक वर्ब होता है और डेलिब्रेशन एक नाउन होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट वर्ड आता है कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग आई एन जी लास्ट में लग गया है, यानी कि ये या तो एडजेक्टिव बनेगा या फिर दिस विल बी अ वर्ब। कंबाइन करना, इकट्ठा करना, उसे कंसोलिडेट करना बोलते हैं, राइट। अशरिंग इन, ये वर्ड बना है अशर से। अशर का एक्चुअल में मीनिंग जो होता है वो होता है स्वागत करना या वेलकम करना। पर अशरिंग इन को हम बहुत बार यूज कर लेते हैं एक बिगिनिंग के लिए, कुछ प्रारंभ, कुछ स्टार्ट करने के सेंस में भी यूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इट इज यूज एज अ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। स्क्रूटनाइज करना, अगेन स्क्रूटनी से बना है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, कुछ चेक करना, है ना। तो फर्क सिर्फ ये रहेगा कि स्क्रूटनी जो पढ़ा था हमने, स्क्रूटनी इज अ नाउन, और अगर मैं बात करती हूँ स्क्रूटनाइज की तो ये बन जाता है वर्ब, दैट्स इट, बस इतना फर्क है। फिर बात करते हैं कंटेंशियस की। कंटेंशियस के लास्ट में ओ यू एस लगा है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच, तो क्या रहेगा ये, एडजेक्टिव। कंटेंट कर सकते हो आप, डिबेट कर सकते हो, विवादपूर्ण कोई चीज है, ठीक है। तो डिबेटेबल या विवादपूर्ण कोई चीज हो उसे आप कंटेंशियस बोलते हो। कंटेंशियस इशू, बहुत इशू के लिए यूज होता है कई बार। कोई मुद्दा बहुत डिबेटेबल है तो आप उसे बोल सकते हो कि इट्स अ कंटेंशियस इशू। नेक्स्ट आ गया थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कोई भी दहलीज या कोई भी लिमिट आप कह दो, या कोई भी लेवल, जिस लेवल से कोई नया कोई भी प्रोसेस शुरू होने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये थ्रेशोल्ड पर है। फिर बात करते हैं रिट्रेंचमेंट। एम ई एन टी लगा है यहाँ पे, तो मेंट की वजह से ये चीज क्या बन जाएगी, इट विल एक्ट एज अ नाउन। थ्रेशोल्ड की मैं बात करूं तो ये भी नाउन की तरह एक्ट करेगा। सो रिट्रेंचमेंट इज अ नाउन और इसका मतलब होता है छांटनी करना या कटिंग डाउन, मतलब कि स्पेशली जॉब्स वगैरह में होता है। जब जॉब्स वगैरह में पोजीशंस जो है या जो लोगों को जब निकाला जाए ना लग जाए, तो इसका मतलब होता है रिट्रेंचमेंट की गई है, ठीक है। अमालगमेटिंग। अमालगमेटिंग वर्ड जो है वो एक्चुअल में अमालगम से बना है। जिस तरह अलॉय होता है ना, तो वैसे ही अमालगम, अमालगम एक्चुअली हम अलॉय को ही बोलते हैं और इसका मतलब है इकट्ठा कर देना। तो अमालगम एक नाउन है, अमालगमेटिंग क्या बन गया, वर्ब बन गया, इकट्ठा करना, कंबाइन करना। वॉल्यूमिनस, ओ यू एस होने की वजह से लास्ट में इसमें क्या लगेगा, एडजेक्टिव। ओ यू एस लगा है तो एडजेक्टिव का काम करेगा। वॉल्यूम से याद रख लो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, यानी मात्रा बहुत लार्ज क्वांटिटी में होना, ठीक है। तो वॉल्यूमिनस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा जिसे कह सकते हैं हम। इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है किसी भी तरह से इंसेंटिव दे रहे हो आप, कोई प्रेरणा, कोई कोई इंस्पिरेशन या इनकरेजमेंट का कोई आप कह सकते हो सोर्स है अगर, तो उसे इम्पेटस बोलते हैं, ठीक है। गिग वर्कर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये, या यू कैन से फ्रीलांसर्स जिन्हें हम कह देते हैं।
जो कि किसी भी कंपनी के साथ सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए या कोई एक आधे प्रोजेक्ट के लिए एसोसिएट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कि गिग वर्क चल रहा है ये, ठीक है। और गिग वर्कर्स ऑब्वियसली क्या रहेंगे, प्लूरल बना है तो नाउन है, इम्पेटस भी नाउन रहेगा। फाइन, लास्ट वर्ड देखते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट करने का मतलब होता है छूटना, ठीक है। जैसे एग्जेम्पशन मिली है, तो एग्जेम्पशन में आए हुए आने की वजह से वो नाउन बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट की बात करें तो ये एक वर्ब रहेगा, छूटना किसी भी ऑब्लिगेशन से, किसी भी आप काम से आपको जब फ्री हो कर रहे हैं तो यानी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। और यूजुअली एग्जेम्प्ट के साथ फ्रॉम ही लगता है, जैसे फ्री के साथ फ्रॉम आता है वैसे एग्जेम्प्ट के साथ भी फ्रॉम लगेगा। फाइन, आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। कोड डिबेट ऑन न्यू लेबर लॉज। तो यहाँ से राइटर हमें डायरेक्ट बता रहा है कि बात किस बारे में की जाएगी। जो लेबर लॉज जो आए हैं उनमें जो चेंजेस आए हैं लेबर लॉज में, आपको पता है 3 कोड्स जो हैं अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में, कि 3 कोड्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं इस न्यू लेबर लॉ में, न्यू लेबर बिल में, ठीक है। और राइटर यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोड्स हैं ये अपना ओपिनियन जो है राइटर उनके बारे में रखेंगे। Some laws are far too important and have far too much impact on the people to be passed in haste or without sufficient deliberation. कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो राइटर कह रहे हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका इम्पैक्ट यानी उनका जो असर है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचता है, तो इसलिए उन्हें जल्दबाजी में या बिना सोच विचार के पास नहीं किया जा सकता। The 3 codes aimed at consolidating diverse labor laws and ushering in reforms fall in this category. जो 3 कोड्स जो हैं जो बनाए गए हैं, क्यों, ताकि जितने भी अलग अलग लेबर लॉज हैं उनको कंसोलिडेट किया जा सके इकट्ठा करके एक हम लॉ का एक एक यूनिट उसको बना सकें। तो ये 3 कोड्स जो हैं ये इसमें जो एम कर रहे हैं और ये अशरण कर रहे हैं, एक तरह से स्टार्ट कर रहे हैं रिफॉर्म्स, ठीक है, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। The codes were passed in both the houses after a limited debate and in the absence of the opposition. तो जो डिबेट थी वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी, कम थी, और ऑपोजिशन विपक्ष जो था वो प्रेजेंट ही नहीं था। सो ऐसे में ये कोड्स जो हैं वो पास किए गए हैं। कौन कौन से कोड्स हैं? द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये 3 कोड्स जो हैं जिनको आप कह सकते हो 2019 में इन तीनों कोड्स का ये यू कैन से कि ये अपडेटेड वर्जन है। तो यही कोड्स 2019 में भी थे, इनमें थोड़े बहुत चेंजेस बदलाव किए गए हैं और 2020 में इसका एक तरह से कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन जो है वो आया है, which was scrutinized by a standing committee। जो ये 2019 के कोड्स हैं, राइटर कह रहे हैं एक स्टैंडिंग कमेटी, एक रेगुलर यू कैन से एक कमेटी ने इसको स्क्रूटनाइज किया था, चेक किया था 2019 में। Therefore, there is considerable merit in the argument that the fresh drafts introduced a few days before their passage ought to have been sent back to the panel for an assessment। तो राइटर ये कह रहे हैं इसलिए काफ़ी कंसिडरेबल मेरिट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी यू कैन से दम था इस आर्ग्यूमेंट में, काफ़ी यू कैन से एक वैलिड आर्ग्यूमेंट था ये, क्या कि जो फ्रेश ड्राफ्ट बनाया गया है, जो चेंजेस लाए गए हैं कुछ दिन पहले, पास करने से पहले इनको एक बार पैनल के पास भेजा जाना चाहिए था ताकि वो इसकी असेसमेंट कर लेते, इसको एक बार चेक कर सकते थे कि कितना इसमें यू कैन से वेटेज है इसको पास करने का। It is significant that the most contentious feature, the increase in the threshold for an establishment to seek government permission before closure, layoff, or retrenchment from units that employ 100 workers to 300, was not found in 2019 draft but has been introduced now। तो इसका मतलब क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा कंटेंशियस एक डिबेटेबल जो इसमें चेंज आया है वो ये है कि अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है कि वो कोई भी यूनिट्स जो है उसको बंद कर सके, ले ऑफ कर सके। ले ऑफ करने का मतलब क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टेम्पररी बेसिस पे अगर किसी एम्प्लॉय को निकालना है या रिट्रेंचमेंट करनी है, ठीक है, आपने पोस्ट ही कट करनी है,
तो गवर्नमेंट से आप परमिशन सीख कर सकते थे अगर आपके पास एटलीस्ट 100 वर्कर्स हैं तो। लेकिन अब ये जो थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है, ये 100 से बढ़ाकर 300 रख दी गई है। यानी अगर आपके पास 300 वर्कर्स हैं तो आप गवर्नमेंट से सीख कर सकते हैं परमिशन। अब इससे क्या होगा? दिस गिव्स इस्टेब्लिशमेंट ग्रेटर फ्रीडम इन देयर टर्मिनेशन एंड एग्जिट डिसीजंस। तो क्योंकि अब गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है 300 एम्प्लॉयज़ तक, तो यानी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है कि वो टर्मिनेशन कर सकते हैं, आप किसी भी कैसे जॉब से निकाल सकते हैं या बंद करने का डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। No one disagrees with the basic objective of amalgamating, simplifying and rationalizing labor laws. तो राइटर कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है कि जितने भी लेबर लॉज हैं उन्हें अमेलगमेट किया जाए, कि अलग अलग डाइवर्स हैं उन्हें एक बॉडी में लाया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, आसान किया जाए और लॉजिकल किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन the very fact that it involves a voluminous body of legislation should have meant that the final version was widely discussed with the stakeholders. पर सिर्फ यहाँ पे बात ये है कि इतना वॉल्यूमिनस बॉडी जो है लेजिस्लेशन का, मतलब इतना डिटेल्ड में और इतना बड़ा जो ये रिटन मटेरियल है, इसका एक फाइनल करने से पहले, फाइनल वर्जन बनने से पहले कम से कम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये डिस्कस किया जाना चाहिए था एंड गिवन सफिशिएंट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू गिव देयर व्यूज। और वो समय दिया जाना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी कि हर एक स्टेक होल्डर जो है वो अपनी राय इसके बारे में दे सके। The root of the idea of consolidated labor codes goes back to the June 2002 report of the Second National Labour Commission on Labour. तो अगर हम रूट देखते हैं, अगर हम शुरुआत देखते हैं इस आइडिया की कि लेबर कोड्स जो हैं वो कंसोलिडेटेड होने चाहिए, कंबाइन होने चाहिए, तो वो 2002 में जाता है सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की 2002 की रिपोर्ट में ये लिखा गया था। The broad vision has been to give an impetus to economic activity without adversely affecting the interest of workers. तो अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो ये रहा है कि इनकरेजमेंट दी जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़े, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो वर्कर्स की जो यू कैन से वर्कर्स की जो भलाई है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एडवर्सली मतलब बुरी तरह से अफेक्ट ना हो। तो इकोनॉमी भी बढ़े लेकिन वर्कर्स की कंडीशंस जो हैं वो भी खराब ना हो। Whether this is adequately reflected in the new provisions will be tested by the experience of administrating the codes. तो राइटर ये बोल रहे हैं कि अब ये न्यू प्रोविजंस जो आए हैं, न्यू चेंजेस जो आए हैं, ये एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में इस आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये तो तभी पता चलेगा जब ये कोड्स को एडमिनिस्टर करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी कि कोड्स जो है वो अप्लाई होंगे और उससे टेस्ट किया जाएगा कि एप्लीकेशन जो है वो कितनी सही हो रही है। A positive feature is that the Social Security Code promises the establishment of social security funds for unorganized workers as well as gig and platform workers, and also says that their welfare would be addressed by the National Social Security Board. तो एक पॉजिटिव फीचर जो है इस चेंज में जिसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं वो है सोशल सिक्योरिटी कोड। और इसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जो छोटे मोटे कैन से प्रोजेक्ट्स जो हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो क्योंकि वो किसी कंपनी, एक कंपनी के पर्टिकुलर अंडर काम नहीं कर रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो बनाया जाएगा और उनके जो वेलफेयर है, उनके जो भलाई के लिए जो काम किए जाएंगे वो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के अंतर्गत होंगे। A contentious section allows the appropriate government to exempt any new factory from all provisions of the code on occupational health, safety and working conditions. लेकिन अगर हम बात करें कि जो विवादास्पद यानी कि जो डिबेटेबल एक सेक्शन बनता है वो क्या है, उसमें कुछ गवर्नमेंट को अलाउस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी न्यू फैक्ट्री, कि कोई भी न्यू फैक्ट्री जो है उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है, आज़ाद किया जा सकता है कि वो जो कोड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस का,
उस कोड की जितनी भी प्रोविजंस हैं उससे उस फैक्ट्री को, नई फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ऐसा गवर्नमेंट के पास यू कैन से ऑप्शन है। The threshold for considering any premises as a factory has also been raised from 10 to 20 workers. पहले अगर 10 वर्कर्स थे, स्पेशली अगर यूज ऑफ पावर नहीं है, अगर पावर का यूजेज नहीं हो रहा, तो 10 वर्कर्स के प्रेमाइस को की जगह को भी फैक्ट्री बोला जाता था। और अगर पावर के साथ देखा जाए तो 20 लोगों की पॉपुलेशन को हम फैक्ट्री बोल सकते थे। लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है, 10 की जगह 20 वर्कर्स की ज़रूरत है और 20 की जगह 40 वर्कर्स की ज़रूरत है, ताकि आपके प्रमाइसेस को फैक्ट्री कंसिडर किया जा सके। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट ऑलमोस्ट ऑल मेजर ट्रेड यूनियंस आर अपोजिंग द न्यू कोड्स। की ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, कि इम्पॉर्टेंट बात है कि मेजर जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो सारे इस न्यू कोड को अपोज कर रहे हैं। This reflects a genuine fear that expansive powers of exemption have been conferred on the respective governments and there has been excessive delegation of rule making powers. तो यहाँ पे एक फियर, एक जेन्युइन फियर जो है वो राइटर कहते हैं कि बनता है क्या, कि ये जो कुछ गवर्नमेंट्स के ऊपर जो पावर्स कॉन्फर की गई हैं, ठीक है, उन पे जो यू कैन से उन पे एक तरह से गिफ्ट की गई हैं, जो उनको गवर्नमेंट को पावर्स कि वो एग्जेम्पशंस कर सकती हैं, फ्री कर सकती हैं फैक्ट्रीज को, एंड देयर हैज़ बीन एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग पावर्स। और जो रूल मेकिंग पावर्स हैं इसको डेलीगेट किया गया है, आगे आगे सौंप दिया गया है। तो इससे एक फियर जो है वो क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर। द थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ्स as well as for various social security schemes can be raised by executive order। जो ले ऑफ्स हैं, जब हम जॉब से टेम्पररी बेसिस पे निकाल रहे हैं होते हैं, यूजुअली जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो जो थ्रेशोल्ड है, जो यू कैन से एक लिमिट है ले ऑफ की, और इसी के साथ साथ जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उन्हें रेज किया जा सकता है बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी बदला जा सकता है। There is much reason to fear that conferring wide discretion to the central and state governments may not be conducive to the interest of workers. And writer लास्ट में ये कह रहे हैं कि ये कहना एक ठीक होगा कि एक डर तो है कि मेजर डिस्क्रिप्शन जो डिसीजन है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में जाना जो है वो इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स की भलाई है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको इन शॉर्ट समराइज करती हूँ, तो राइटर ने सबसे पहले यही बात बताई है कि किस तरह से 3 कोड्स जो हैं जो कि एम करते हैं डाइवर्स लेबर लॉज को कंसोलिडेट करने का, वो 3 कोड्स कैसे पास हुए थे, लिमिटेड डिबेट में पास हुए दोनों हाउसेस में ऑपोजिशन के एब्सेंस में। कौन से 3 कोड्स हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये तीनों कोड्स जो है 2019 में भी थे, लेकिन 2020 में कुछ और चेंजेस के साथ इसको वापस से यू कैन से ऐड किया गया है, अपडेट किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द राइटर ज़रूरत बनती थी कि ये इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है इसको पहले रिव्यू किया जाता है एक पैनल के द्वारा बिफोर इसको हम पास करते हैं। चेंजेस जो है वो बताई हैं यहाँ पे कि अगर आपको गवर्नमेंट से परमिशन सीक करनी है तो मिनिमम आपको 100 की जगह 300 लोग चाहिए, विच मीन्स कि ये जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं ये इनको फ्रीडम मिल जाती है कि किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं या एग्जिट डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, विद ग्रेटर फ्रीडम ये कर सकते हैं। इसके अलावा राइटर ने बोला है कि बिल्कुल हमें लेबर लॉज को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन इतने बड़े लेजिस्लेशन के डॉक्यूमेंट को सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करना भी ज़रूरी बनता था, उनकी टाइम कंसिडर करके और उनकी अपॉर्चुनिटी देखकर कि वो व्यू करें इस वी कैन से इतने बड़े लेजिस्लेशन के डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट बात की है राइटर ने कि किस तरह से जो यू कैन से एक इम्पेटस रहा है कि यू कैन से फोकस रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो, लेकिन साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो ध्यान में रखा जाए। ठीक है, देन इसके अलावा बात की गई है एक पॉजिटिव फीचर की, जिसमें कि राइटर बता रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो बना है वो प्रॉमिस करता है कि सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे, उनकी वेलफेयर जो है वो
नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा देखी जाएगी। बट एंड करते वक्त राइटर यहाँ पे फिर वापस से वही बात बोलते हैं कि अगर हम देखें ये जो एग्जेम्पशन मिली है कि गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर है कि वो किसी भी नई फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, जो भी वर्कर्स थी उनसे कंपनी जो है वो एग्जेम्प्टेड हो सकती है। इसी के अलावा जो थ्रेशोल्ड है कि अगर किसी प्रेमाइस को अगर आपने फैक्ट्री कंसिडर करना है तो विदाउट यूज ऑफ पावर 20 वर्कर्स चाहिए एंड विद यूज ऑफ पावर 40 वर्कर्स चाहिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक फियर हो सकता है कि जो पावर है एग्जाम्पशन का, ठीक है, ये एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है, ये बढ़ेगी। और दूसरा कि जो डेलीगेशन हो रहा है, जो पासिंग ऑन हो रही है आगे रूल्स की, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट वी नीड इज कि ये जो या किस बात का हमको फियर है वो ये है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन जो मिली हुई है, ये इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स का भी ध्यान रखे, कंड्यूसिव रहे, ठीक है। कंड्यूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, यू कैन से कि हेल्पफुल रहे उस चीज़ में। फाइन। सो ये एक सिंपल सा आर्टिकल था आज का। आपने इसको एक बारी गो थ्रू करना है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को एक बारी पढ़ के देखना है। Till then, just keep reading as much as you can and start taking notes, keep taking notes of all the difficult words. Thank you.